जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो में आज हम उस मुद्दे को उठाने वाले हैं जो हमारे कई दर्शकों को घिसा पिटा लग सकता है। भर्तियां और नौकरियां। हो सकता है दर्शक कहें कि कुछ होना जाना तो है नहीं, हम लकीर क्यों पीटते रहते हैं। तो हमारा जवाब यह है कि सर उठाकर जिंदगी जीने के लिए एक अदद नौकरी की मांग इतनी छोटी भी नहीं कि उसे कथित बड़े मुद्दों के बीच दबा दिया जाए। इसलिए हम बराबर इस मुद्दे के स्टेक होल्डर से मिलते रहते हैं, मुद्दों को समझते और समझाते रहते हैं। और इसी कड़ी में हमारी खास पेशकश गेस्ट इन द न्यूज रूम के लिए दावत भी गई थी खान सर को। हमारे कई दर्शक लगातार हमसे पूछ रहे थे कि खान सर का इंटरव्यू कब आएगा। आज हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। पहले एक छोटी सी झलक देख लीजिए। एक और आपका बयान है, तो हमें लगा कि चूंकि कई बार उसको प्रोपेगेट क्लिप काट दी जाती है, आगे पीछे का संदर्भ नहीं होता है। आज हमें ये सुअवसर मिला है कि हम आपके विचारों को जाने। पूरा चिट्ठा लेके बैठे उतना लंबा चौड़ा नहीं, एक और भी है। अरे वाह। तकरीबन 1.25 घंटे की ये बातचीत प्रकाशित होगी 24 सितंबर यानी कल, सिर्फ और सिर्फ लल्लन टॉप की ऐप पर। ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों तरह के फ़ोन्स पर डाउनलोड की जा सकती है। तो अगर आपको खान सर से मुलाकात करनी है तो स्वागत है, डाउनलोड करिए लल्लन टॉप की ऐप और देखिए इंटरव्यू, बताइए अपनी प्रतिक्रियाओं से। अब आते हैं मुद्दे पर। भारत संघ के लिए संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है। इस यूनियन में हर स्टेट यानी राज्य की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। संविधान निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि ये सारे राज्य अपनी इन्हीं विशेषताओं के बल पर आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे और आम लोगों के जीवन में सुधार होगा। लेकिन कहां तो राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में होड़ लगानी थी और कहां वो इस बात में होड़ लगाने लगे कि कौन सा राज्य नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं में कितनी बड़ी गड़बड़ी कर देता है। कोई राज्य पेपर लीक का सूरमा है तो कोई राज्य नोटिफिकेशन पर बैठे रहने का रिकॉर्ड बना रहा है। ताजा मामला है उत्तराखंड का, जहां भर्ती घोटाला सीधे विधानसभा तक पहुंच गया। जी, जहां कानून बनाए जाते हैं वहीं पर कानून की धज्जियां उड़ाकर सरकार दर सरकार लोग भर्ती किए जाते रहे। सो आज दिन की बड़ी खबर में हम आपको इसी हैरत अंगेज कारनामे के बारे में बताएंगे और साथ ही खबर लेंगे कि उत्तराखंड में ही अभ्यर्थियों के साथ हो रहा जो एक और मजाक है जिसका नाम UK SSSC है, उसके बारे में। किसी सूबे की विधानसभा के अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद होता है, इसलिए विरले ही होता है कि स्पीकर स्वयं मीडिया के सामने आकर कोई बड़ा ऐलान करे। लेकिन 23 सितंबर की सुबह उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण महीने में दूसरी बार प्रेस के सामने आई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं, उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। स्पीकर खंडूरी के इस ऐलान के साथ ही विधानसभा में हुई 228 अस्थायी नियुक्तियां रद्द हो गईं। ये नियुक्तियां 2016 से 2022 के बीच हुई थी, यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकाल के दौरान। और गाज सिर्फ छोटी मछलियों पर ही नहीं गिरी। विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल को भी भर्तियों में संदिग्ध भूमिका के चलते निलंबित कर दिया गया है। ऐसा क्या हुआ कि स्वयं स्पीकर साहिबा को यह कदम उठाना पड़ा? आइए बैकडोर भर्ती कांड की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दर्शक जानते ही हैं, विधानसभा और राज्यपाल किसी भी सूबे की शासन व्यवस्था का एक अंग होते हैं। इस अंग का काम है कानून बनाना, जिसके लिए विधायक चुने जाते हैं। विधायक चुनावों के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन विधानसभा सचिवालय के पास अपने कुछ कर्मचारी होते हैं जो नियमित रूप से विधानसभा में सेवा देते हैं। ये सेवा किसी भी तरह की हो सकती है। बाबू फाइलों की देखरेख करते हैं, खानसा में किचन की देखरेख करते हैं और माली बागों की देखरेख। बैकडोर भर्ती घोटाला इसी तरह के पदों पर नियुक्ति से जुड़ा है। जैसा कि हमने आपको बताया, कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के कार्यकाल में घोटाला हुआ, लेकिन इस घोटाले की कहानी एक या दो सरकारों के कार्यकाल तक सीमित नहीं। गड़बड़ी की शुरुआत सूबे के जन्म के साथ शुरू हो गई। इंडिया टुडे हिंदी के वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु शेखर ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में इस पर रोशनी डाली। बताते हैं कि जब साल 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तरांचल बना,
तब नए सूबे की विधानसभा के लिए यूपी विधानसभा से कर्मचारी भेजे गए। कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो उत्तराखंड के ही थे। यूपी विधानसभा में तब अस्थायी कर्मचारियों को रखने का चलन था, सो इसी तरह के कर्मचारी उत्तराखंड को भी मिले। तब नई भर्तियों के लिए प्रक्रिया नहीं बनी थी, इसलिए इन अस्थायी कर्मचारियों को ही नियमित कर दिया गया। ये सब हुआ अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत के कार्यकाल में। कायदे से एक जुगाड़ था जिसकी जगह भर्ती प्रक्रिया को लेनी थी, पर यह काम किया नहीं गया। प्रकाश पंत 2002 के विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ से भाजपा का टिकट चाहते थे, सो उन्होंने बतौर विधानसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल में 130 लोगों को नौकरी दी, जिनमें से ज्यादातर लोग पिथौरागढ़ के थे। इनमें राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की बेटी भी शामिल थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। यशपाल आर्या स्पीकर बने। इन्होंने 85 लोगों को नियुक्त किया, जिसमें से ज्यादातर कांग्रेस नेताओं के करीबी या सगे संबंधी थे। 2007 में भाजपा सत्ता में लौटी और हरबंस कपूर विधानसभा अध्यक्ष बने। इन्होंने 3 दर्जन लोगों को भर्ती किया जो अधिकांश भाजपा नेताओं के करीबी थे। 2012 में कांग्रेस की सरकार आई और गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष बने। इनके आने के साथ ही एक की जगह धड़ल्ले से भर्ती की शुरुआत हुई। कुंजवाल ने 2016 के आखिर में एक साथ 158 लोगों को नियुक्त किया। यहां तक आते आते आप समझ गए होंगे कि इन 158 की पृष्ठभूमि क्या रही होगी। हिंट न समझ आए तो बता देते हैं। भर्ती हुए लोगों में कुंजवाल के बेटे और बहू भी शामिल थे। इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई तो हंगामा हो गया। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, जहां से आदेश हुआ कि भर्ती हुए लोगों की योग्यता पर व्यक्त शंका का समाधान किया जाए। इन सारी भर्तियों के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। बस कोई प्रार्थना पत्र विधानसभा सचिवालय पहुंचता, उस पर सचिव लिख देते रक्षक के पद पर तदर्थ नियुक्ति करें। किसी छोटे पद पर इस तरह एडहॉक नियुक्ति मिल जाती और समय के साथ कर्मचारी पक्के भी हो जाते। 2017 में जब भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी तो स्पीकर बने प्रेमचंद अग्रवाल और उन्होंने विधानसभा में नए पद बनाने चाहे, लेकिन तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फाइल पर लिख दिया कि नियुक्तियां चयन आयोग के जरिए होंगी। पर अप्रैल 2021 में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटा दिया गया। कुर्सी मिली तीरथ सिंह रावत को। नए रावत आए तो नियुक्ति का पुराना ढंग लौट आया। एक तरफ 54 नए पदों का सृजन हुआ, आवेदन मांगे गए और परीक्षा ली गई। दूसरी तरफ पुराने ढर्रे पर चलते हुए अग्रवाल ने 74 लोगों को भर्ती किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पता चला कि जिन लोगों को अग्रवाल के कार्यकाल में नियुक्ति मिली उनमें भाजपा नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के रिश्तेदारों के अलावा सरकारी कर्मचारियों और पत्रकारों के परिजन भी शामिल थे। यहां से यह घोटाला और परेशान करने वाला हो जाता है। स्पीकर के द्वारा नियुक्त लोगों ने 2021 के दिसंबर में ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि तत्कालीन वित्त सचिव अमित सिंह नेगी ने मंजूरी नहीं दी थी। इसका समाधान भी हो गया क्योंकि विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए, अग्रवाल और उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटे। वो अब नई भूमिका में थे। भाजपा की दोबारा सरकार बनी तो विधानसभा अध्यक्ष अब सूबे के वित्त मंत्री बन गए थे, वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। तो उन्होंने बतौर संसदीय कार्य मंत्री 74 लोगों की फाइल आगे बढ़ाई। फिर उसी दिन बतौर वित्त मंत्री पदों को वित्तीय मंजूरी भी दे दी। यानी नेताजी पहले विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लोगों को भर्ती करते हैं, फिर बतौर संसदीय कार्य मंत्री भरते हुए लोगों के लिए पदों का सृजन करते हैं, फिर बतौर वित्त मंत्री तनख्वाह मिलने का रास्ता साफ करते हैं। इंडियन ओशन ने अपने गाने देश मेरा रंगरेज रे बाबू में घाट घाट घटते जिस जादू की बात की थी, उसका इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। आज रद्द हुई नियुक्तियों से पहले 70 विधायकों वाली उत्तराखंड विधानसभा में तकरीबन 550 कर्मचारी थे, जबकि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यों वाली विधानसभा में तकरीबन 500 ही कर्मचारी हैं। तो इस पर यूपी में विधान परिषद भी होती है, जो कि उत्तराखंड में नहीं है। याद करिए, हमने आपको बताया था कि जब नया सूबा बना तब भर्ती प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए चलन शुरू हुआ था, लेकिन इस चलन को 6 फरवरी 2003 को ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसी दिन सूबे के कार्मिक विभाग ने एक पत्र जारी कर एडहॉक और दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद न सिर्फ लोग एडहॉक लिए जाते रहे, बल्कि 2012 तक के लोग तो पक्के भी हो गए। खैर, जब इन नियुक्तियों पर हंगामा बड़ा होने लगा तो सफाइयां आने लगी। प्रकाश पंत और हरबंस कपूर अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल, यशपाल आर्या और बीजेपी नेता प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में एक भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा होता तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से निवेदन नहीं करना पड़ता कि जांच करवा लीजिए। स्पीकर के आदेश पर रिटायर हो चुके 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने भर्तियों की जांच की और अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी की शिकायत को सही पाया और कार्रवाई की संस्तुति भी कर दी। 2014 पन्नों की इस रिपोर्ट में नियुक्तियां रद्द करने के क्या कारण दिए गए, सुनिए खुद स्पीकर से। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया।
इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन। ये घाट घाट घटता जादू नहीं तो और क्या है कि जो गोविंद सिंह कुंजवाल ये कहते हुए 158 लोगों की भर्ती करते हैं कि गैरसैंण में नई विधानसभा बनी है, उनके लोग भी अब बर्खास्त हुए, और जो प्रेमचंद अग्रवाल भर्तियों को लेकर विशेषाधिकार की बात कर रहे थे, उनके भर्ती हुए 72 लोग भी बर्खास्त हो गए। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के लोग इस गोरख धंधे में शामिल थे और अब दोनों ही पार्टियों के लोग इस कार्रवाई पर खुशी भी जता रहे हैं। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियां पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियां हों, उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे। भर्तियां निरस्त हो गईं, जो सचिव साहब छुट्टी पर थे उन्हें निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन जिन नेताओं के प्रश्रय में ये सब हुआ, क्या उन पर कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला दे रहे हैं। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि यदि करप्शन फ्री स्टेट है और चलाने की नीयत है, तो जिन नेताओं के तले ये हुआ उनके खिलाफ सरकार मुकदमा क्यों नहीं करती है? अपनी पार्टी के नेता और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता, क्योंकि हमने तो स्पीकर को गौर से सुना और उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, और हमें ऐसा लगता है कि संविधान की शपथ लेकर जो उसका उल्लंघन करे तो वो सजा का हकदार होता है। वैसे इस पूरे विषय में आपको एक दिलचस्प ट्रिविया और बताते चले। सूबे के स्पीकर का नाम है रितु खंडूरी भूषण, लेकिन प्रायः उन्हें रितु खंडूरी ही कह दिया जाता है, और उनका परिचय सिर्फ यही नहीं है कि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। वो उत्तराखंड के एक ताकतवर राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूरी भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में सड़क और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। उन्हीं के समय में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDP आया था। आपको याद होगा, तब भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज और चारों छोरों को जोड़ने के लिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा बनाने की शुरुआत हुई थी। ये काम सख्त प्रशासक की छवि वाले बीसी खंडूरी को ही मिला था। आज जो सड़कें भारतमाला परियोजना के तहत बन रही हैं, उनमें से कई NHDP में ही स्वीकृत हुई थी। रितु खंडूरी के भाई मनीष खंडूरी फेसबुक इंडिया में न्यूज़ पार्टनरशिप के मुखिया रह चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल में नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं, और रितु के पति राजेश भूषण वरिष्ठ अधिकारी हैं, भारत के मौजूदा स्वास्थ्य सचिव हैं। रितु खंडूरी की एक साफ सुथरी नेता वाली छवि मानी जाती है। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर उन्होंने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, उसके बाद उत्तराखंड पर नजर रखने वाले टिप्पणीकार पूछने लगे हैं कि क्या खंडूरी परिवार से एक और सदस्य सीएम बनने की दावेदारी कर रहा है। ऐसे सवालों पर फौरी तौर पर जवाब नहीं दिए जाते, मुस्कुराकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भाजपा जिस युवा लीडरशिप को बढ़ा रही है उसमें, यानी भगत सिंह कोश्यारी और निशंक, सबके बाद के दौर में जिस लीडरशिप की बात हो रही है उसमें पुष्कर सिंह धामी के बरक्स रितु खंडूरी की बात भी हो रही है। वैसे मुख्यमंत्री का खेमा ये याद दिलाना नहीं भूलता कि जांच के आदेश मुख्यमंत्री की सक्रियता के बाद ही दिए गए, और उनकी सरकार की, उनकी इंटेंट इसमें, उनकी नीयत साफ नजर आती है। वैसे मुख्यमंत्री कार्यालय की सक्रियता की बात हो रही है तो उत्तराखंड में हुए एक और घोटाले और उस पर शुरू हुई जांच की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा के भर्ती घोटाले में तो लोग कह देते हैं कि साहब सिर्फ सैकड़ों का मामला था, पर यहां पर
लाखों परिवारों का मामला है और पहाड़ के लाखों परिवार मैदान के करोड़ों परिवार के बराबर होते हैं। हम सब जनसंख्या घनत्व के बारे में भी जानते हैं और भौगोलिक और सामाजिक मुश्किलों के बारे में भी। अब ये घोटाला क्या है, नाम आपने सुना होगा, अगर आपका कोई भी परिचित उत्तराखंड में होगा और वयस्क होगा। इस घोटाले का नाम है UKSSC घोटाला, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UKSSC। सूबे में अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती करता है, मिसाल के लिए क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड आदि। UKSSC ने 13 अलग अलग विभागों में छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जैसे ग्रुप सी के 916 पदों को भरने के लिए ग्रेजुएट लेवल की भर्ती निकाली। 2.5 लाख आवेदन आए। 4 और 5 दिसंबर 2021 को परीक्षा हुई जिसमें 1,60,000 अभ्यर्थी पहुंचे। अप्रैल 2022 में परीक्षा का रिजल्ट आया। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे का प्रोसेस शुरू हुआ। इसी बीच भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिख जांच कराने की मांग की, जिसके बाद सीएम धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को मामले की जांच करने के आदेश दिए। डीजीपी ने जांच के लिए जो एसटीएफ बनाई, उसने पाया कि परीक्षा में जमकर गड़बड़ियां हुई। लाखों रुपए लेकर पेपर लीक किए गए। एक एक पेपर को 15 से 20 लाख रुपए में बेचा गया। अब आप समझिए घोटाला कितना बड़ा था। एक एक अभ्यर्थी को 15 से 20 लाख में पेपर बेचा गया। इस घोटाले का अंदाजा इससे लगाइए कि अब तक कुल 39 लोगों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सचिवालय के कर्मचारी भी हैं, UKSSC के कर्मचारी भी हैं, न्यायालय के कर्मचारी, पुलिस वाले और शिक्षक भी, और नेताजी तो हैं ही। अब छात्रों के सामने ये समस्या है कि मेहनत करने वाले और फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों में फर्क करने का कोई तरीका नहीं। गाज गिरेगी तो सभी का नुकसान होगा। अपने फ्यूचर को बचाने के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें नौकरी दे दीजिए और लिखवा लीजिए कि हमारे खिलाफ कोई सबूत मिले तो हमसे नौकरी वापस लेकर कार्रवाई करिए। पर कुछ की गलती की सजा सबको देना ठीक नहीं। पर ये छात्र नहीं जानते कि नेताओं और सरकारों को उनकी बात से फर्क पड़ना बंद हो गया है। वरना एक भर्ती ढंग से करा लेना इतनी बड़ी बात भी नहीं कि देश का कोई राज्य इस विधा में महारत हासिल न कर पाए। हालांकि फिर से बता दें, सरकार का पक्ष ये है कि जैसे ही उन्हें गड़बड़ी की जानकारी मिली, उन्होंने SIT का गठन किया, त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और इस फर्जीवाड़े को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का पक्ष, विद्यार्थियों का पक्ष, विधानसभा का पक्ष, सब पक्ष सामने हैं, पर अंततः 2 आंखें हैं जिन्हें अपने हिस्से के रोजगार का इंतजार है। ये थी हमारी दिन की बड़ी खबर। आप पूछ सकते हैं कि बड़ी खबर तो देश में बहुत कुछ हो रहा है, पर बताइए, नौजवानों से उनका हक मारा जा रहा है, इससे बड़ी खबर भी कोई हो सकती है क्या? ठीक है, नेताजी के बयान महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है रैलियां होंगी, ठीक है चुनाव होंगे, ठीक है कोई नया अध्यक्ष बनेगा, कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, पर ये सब भारत भाग्य विधाता किसके नाम पर ऑपरेट करते हैं? बताइएगा ज़रूर। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। बिहार में सरकार बदलने के बाद आज यानी 23 सितंबर को पहली बार गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर पहुंचे। पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए गठबंधन टूटने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? चूंकि बयान सीधे नाम लेकर दिया गया तो जवाब आने में भी वक्त नहीं लगा। सुनिए आरजेडी और जेडीयू का रिएक्शन। कल तो हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का, उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की। बात क्या किया, हम तो पहले ही कह रहे आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। उनके आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आपने देखा है कि महागठबंधन जो बनी है और महागठबंधन बनने के बाद जो नेताओं के, बीजेपी के नेताओं का जो होश हो रहा है वो बौखलाए हुए हैं। उनके आने जाने से कोई और इस तरह के साजिश रहते, ये सिर्फ माहौल को, जो सामाजिक सौहार्द है उस वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं और कोई काम नहीं है।
जनता सब चीज जानती है, जनता सब चीज समझ गई है। अब तक बीजेपी की तरफ से आई प्रतिक्रियाएं इतनी सीधी नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने अब तेवर बदल दिए हैं। 2024 में जीत के साथ अगले विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा कर दिया है। इसके अलावा किशनगंज में पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक भी की गृह मंत्री ने। दूसरी सुर्खी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी है। अब तक हुए घटनाक्रम के बाद ये बात साफ हो गई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो सोमवार के दिन नामांकन कर सकते हैं। उनके मुकाबले में केरल से सांसद शशि थरूर की उम्मीदवारी भी तय मानी जा रही है। ये तो हुई अध्यक्ष के चुनाव की बात। कई लोगों ने कहा कि कुछ और लोग भी पर्चा ले सकते हैं। द्विपक्षीय मामला ना माना जाए सिर्फ, पर मामला कहीं फंसा भी है। राजस्थान में सीएम की कुर्सी किससे मिलेगी अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं? क्या वो अध्यक्ष बनने के पहले नामांकन भरने के साथ ही इस्तीफा देंगे, या अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा देंगे, या इस्तीफा नहीं देंगे? और अगर वो इस्तीफा देंगे तो क्या सचिन पायलट, जो कभी उनके उप मुख्यमंत्री थे, वो अपना मंसूबा पूरा कर पाएंगे? कुछ ने कहा दावेदारी प्रबल है, कुछ ने कहा गांधी परिवार का आश्वासन है, पर कुछ ने कहा कि गहलोत नहीं चाहते कि राजस्थान की बागडोर सचिन के हाथ में आए, और उनके हाथ में विधायकों का बहुमत है। और फिर वो निर्दलीय भी तो हैं, जो हर बार अशोक गहलोत की दावेदारी को आला कमान के सामने किसी भी और दावेदार के मुकाबले मजबूती दे देते हैं। तो सचिन पायलट के बरक्स विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम की भी चर्चा रही। देखिए राजनीति, कभी यही अशोक गहलोत और सीपी जोशी एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे, और आज इनकी गुइयां बज्जू होने की बात चल रही है। इन सब के बीच अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल पहुंचे। दोनों के बीच एक कॉफ़ी हाउस में बैठकर लंबी बातचीत हुई। पहली कोशिश राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए मनाने की थी, मगर राहुल पहले ही साफ कर चुके हैं कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद के चुनाव में शामिल नहीं होगा। कुछ नेता चाहते थे कि राहुल यात्रा के बीच में दिल्ली आए और यहाँ पर बैठक हो, लेकिन उन्होंने इस पर्पज से दिल्ली आने से भी मना कर दिया। दिल्ली आएंगे अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक। फिर आता है अशोक गहलोत का बयान, सुनिए। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूँगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति एक पद, जैसा आप भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कल संवाददाता सम्मेलन में कह रहे थे, तो उसके बाद राजस्थान का सिरमौर किसके सिर? क्या आप किसी का नाम सुझाएंगे, विधायकों की राय ली जाएगी, या किस तरह हाईकमान फैसला करेगा? देखिए, तो मैं यहाँ कोची में खड़ा तो नहीं कह सकता। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करें। गौर से सुनिए, क्या प्रक्रिया हो और प्रक्रिया कब हो। यहाँ दो बातें साफ हैं। पहला ये कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ये लगभग तय है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज़्यादातर नेताओं का समर्थन उनके साथ है। दूसरा ये कि वो सीएम पद के लिए कोई भी नाम लेने से सार्वजनिक रूप से बच रहे हैं, लेकिन अंदर खाने उन्होंने सुझाव भी दिया है और विधायकों को संकेत भी कर दिया है। वैसे भी गहलोत और पायलट के बीच की दूरी कोई छिपी हुई बात नहीं है। तीसरी सुर्खी बॉम्बे हाईकोर्ट से है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल दशहरे पर शिवसेना की बड़ी रैली होती है। एक तरह से उनका आप एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव कह लीजिए। इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन होता है, अपने राजनीतिक वारिसों को लॉन्च किया जाता है और भविष्य की रूपरेखा भी बताई जाती है। लेकिन अब शिवसेना दो खेमों में बटी है। कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया कि कौन सी शिवसेना असली है, तो दशहरा रैली पर भी दो दावे थे। बीएमसी ने टकराव की स्थिति को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उद्धव और शिंदे दोनों ही गुटों को रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ठाकरे गुट की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट एसपी चिनॉय पेश हुए। दलील दी कि शिवसेना 1966 से ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करती रही है। सिर्फ कोरोना काल में दशहरा मेला का आयोजन नहीं किया गया था। अब कोविड के बाद सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। ऐसे में इस साल 2022 में शिवसेना को दशहरा मेला आयोजित करने की इजाजत दी जाए। बहस के दौरान शिंदे गुट ने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। ठाकरे गुट का दावा भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है। दलीलों के बाद फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिवाजी पार्क में दोनों गुटों को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति न देने का बीएमसी का फैसला उचित नहीं है और उद्धव ठाकरे गुट को रैली करने की इजाजत मिल गई।
वैसे हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक आदेश का हवाला दिया था, जिसमें लिखा है कि न्यायालय को कानून व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसे प्रशासन पर छोड़ देना चाहिए। पर कोर्ट में दलील जीतने के बावजूद उद्धव ठाकरे को रैली में संयम बरतना होगा, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, कानून व्यवस्था न बिगड़े इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। चौथी सुर्खी हमारे न्यूज प्रोड्यूसर्स के एक अफसोस से जुड़ी हुई है। उन्होंने रुपया और रिकॉर्ड निचला स्तर इतनी बार एक साथ लिख दिया है कि उन्हें वो अब एक दूसरे के पर्यायवाची से लगने लगे हैं। 23 सितंबर को $1 के मुकाबले रुपए की कीमत पहली बार 81 रुपये 9 पैसे पहुंच गई। 23 सितंबर की शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे लुढ़का। इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया 8% से ज्यादा टूट चुका है। 22 सितंबर को भी रुपया 89 पैसे कमजोर होकर 80 रुपये 87 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। वैसे आज मार्केट बंद होते होते रुपए की हालत थोड़ी सुधरी भी, तो $1 के मुकाबले 80 रुपये 98 पैसे पर ठहर गया। चिंता की बात यह है कि गिरावट हर रोज हो रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह अमेरिकी मार्केट में हलचल को बताया जा रहा है। 21 सितंबर को अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपनी कर्ज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, यानी अमेरिका ने अपने यहाँ महंगाई को काबू करने के लिए कदम उठाया। ठीक वैसे ही जैसे भारत में रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है। इस कदम से महंगाई जब काबू होगी तब होगी, लेकिन डॉलर की कीमत तुरंत बढ़ जाती है और अपने यहाँ रिकॉर्ड लो वाली खबर आ जाती है। रुपए या किसी भी मुद्रा की कीमत बढ़ने या घटने के आंतरिक और बाहरी दोनों कारण होते हैं। ये बाहरी कारण है। आंतरिक कारण देश की पॉलिसी को माना जाता है। जिस तरह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, उसका भी असर रुपए की कीमत पर दिखता है। कांग्रेस सरकार में भी जब रुपया गिरता था तो वो कारण अंतर्राष्ट्रीय ही बताते थे, और भाजपा की सरकार भी यही कर रही है। पर एक फर्क आया है, विपक्ष में रहते हुए जो नेता रुपए की कीमत प्रधानमंत्री पद की गरिमा से जोड़ देते थे, अब वो इस पर कुछ नहीं बोलते। कुछ स्वतंत्र आवाजें भी थीं जो रुपए की कमजोरी पर सवाल उठाती थीं, लेकिन उन्होंने भी खामोशी ओढ़ रखी है। पांचवी सुर्खी दिलचस्प है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मदुरई एम्स को लेकर बड़ा बयान दिया। बयान ने सुर्खियां नहीं बनाई, लेकिन उसके काउंटर ने बना दी। पहले बयान सुनिए। Pon Radhakrishnan ji always came to me. He said that we need all Indians of medical sciences, and I am happy to share with you that 1,264 crores were allotted to make this all Indians of medical sciences, and there was a problem where to make it. We wanted to make it constructed in Madurai. We were successful in it because of your help, and today 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences has completed. Very soon it will be dedicated by the Prime Minister to the people. But here I would also like to share with you that an additional amount of 134 crores have been added in All India Institute of Medical Sciences, Medical Council, All India Institute of Medical Sciences, that we have to understand. Here I would like to share that 750 beds have been provided. I would like to share that you will have 250 beds of, with ICU beds you will be having. And along with that, the medical seats have also been increased from 100 seats to 150 seats. That we have to बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया कि मदुरई एम्स का काम 95% पूरा हो चुका है। उन्होंने धनराशि के साथ ये भी बताया कि मदुरई एम्स में 750 जनरल बेड और 250 आईसीयू बेड हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी मदुरई एम्स जनता को समर्पित करेंगे। बयान दिया गया, बात आई गई होगी, लेकिन कांग्रेस ने बयान को पकड़ लिया। तमिलनाडु से ही आने वाले कांग्रेस सांसद मानिकम टैगोर और मदुरई से सीपीआईएम सांसद सु वेंकटेशन के साथ एम्स की साइट पर पहुंचे, तस्वीरें जारी की, दिखाया कि वहां एक ईंट तक नहीं लगी है। जेपी नड्डा को टैग कर ट्वीट में लिखा कि डियर नड्डा जी, मदुरई एम्स का 95% काम पूरा होने के लिए शुक्रिया। मैंने और मदुरई के सांसद सु वेंकटेशन ने 1 घंटे तक थोपूर साइट पर खोजा, लेकिन कुछ मिला नहीं। शायद किसी ने इमारत चोरी कर ली है। सुनिए मानिकम टैगोर ने और क्या कहा। Mr. Nadda has spoken in Madurai. He has told that 95% of the building has been completed in Madurai. This is the site which the work should have been completed, and it's very amazing that former health minister lies like this of completion of 95% of work in AIIMS. This is the way they cheat the people. This is the way they betrayed the people of Tamil Nadu, and Madurai and Tamil Nadu will never forget the betrayal of Nadda and BJP on AIIMS Madurai.
इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है। ये था आज का लल्लन टॉप शो। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।